बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले तो अपने तमाम देखने वालों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोगों का रमज़ान इंतहाई अच्छा और खैर आफियत से गुजारा होगा। पाकिस्तान की अगर तारीख की बात करते चलें तो 1947 से लेकर 2024 तक चंद ख़ानदान ऐसे हैं पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान के ऊपर कि जिनकी जो जड़ें हैं वो अभी तक मौजूद हैं, जो इस पूरे प्रोसेस को संभालते हैं, हमेशा इस प्रोसेस के बेनिफिशरी भी रहते हैं। 1947 के बाद ताहाल पाकिस्तान जिनके हाथों में जब भी जमहूरियत का एक दौर एक फ़ज़ा सी कायम होती है तो उसके बाद पाकिस्तान इन्हीं लोगों के हाथ में आता है। आ, अब इसके साथ अगर मैं बात करता चलूँ तो जो 16वीं कौमी असम्बली है इसके पास बड़े अजीबो करीब से एजाज़ात हासिल हैं कि 4 साबिक़ वज़ीर आज़म, 4 साबिक़ स्पीकर और इसके साथ 3 जो सदर हैं साबिक़ उनके पोते, 3 साबिक़ सदर के बेटे और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे रिश्तेदार मौजूद हैं जो इस कौमी असम्बली का हिस्सा हैं। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जो 4 साबिक़ वज़ीर आज़म हैं इसमें तो पहला नंबर आता है जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, उसके बाद जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का, उसके बाद जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और चौथे नंबर पर राजा परवेज़ अशरफ। ये 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैक वक्त 16वीं कौमी असम्बली का जो था हल्फ उठाया। इसके साथ 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान पहले यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म बने और फिर अदालती फैसले पर अमल न होने के बाद कौमी असम्बली की रुकनीत से नाअहल करार पाए और यूँ इसके बाद राजा परवेज़ अशरफ जो थे वज़ीर आज़म बने। नवाज शरीफ 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं जबकि इनके भाई शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया है और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास एक ये भी एजाज़ हासिल है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद ये पहले वज़ीर आज़म हैं जो बैक टू बैक दूसरी मरतबा पाकिस्तान के जो हैं वज़ीर आज़म बने। इससे के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1970 और 1977 के दौर में जो थे वज़ीर आज़म बैक टू बैक बने थे और शहबाज शरीफ साहब जो पीडीएम के दौरे हुकूमत में जो 16 माह की पीडीएम की कारकर्दगी थी उस कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्हें एक बार फिर जो इदारे थे उन्होंने वज़ीर आज़म बनाया कि बहुत अच्छी कारकर्दगी इनकी सामने आई है, पाकिस्तान के अवाम इनसे बहुत ज़्यादा खुश है। और जिस तरह उन्होंने 16 माह के अंदर इदारों को खुश किया, उनकी पॉलिसीज़ आगे लेके आए, उनके अपने जितने भी केसेस थे वो सारे माफ़ करवाए, जो उनके साथ इत्तेहादी थे उनके केसेस माफ़ कराए। इस तमाम तर ये जो इन्होंने 16 माह के अंदर इतनी अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है उसके बाद जो इदारे थे उन्होंने वेल डन शहबाज शरीफ को किया और एक मरतबा फिर उनको वज़ीर आज़म बनाया और ये एजाज़ नवाजा है। इसके साथ अगर मैं मज़ीद आगे बात करता चलूँ तो साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी और इमरान खान भी इस कौमी असम्बली का हिस्सा नहीं बन सके। शाहिद खकान अब्बासी ने तो इस इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया जबकि इमरान खान के जो कागजात नामजदगी थे वो मुस्तरद कर दिए गए थे। 4 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की तरह 4 ही साबिक़ स्पीकर भी हैं जो इस 16वीं कौमी असम्बली का हिस्सा हैं। अब इन 4 साबिक़ स्पीकर्स में कौन-कौन हैं जिन्होंने एक ही बार रुकनीत का हल्फ उठाया है? इनमें सबसे पहले तो जनाब राजा परवेज़ अशरफ आते हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। इसके बाद असद कैसर आते हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। फिर सरदार अयाज सादिक जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और चौथे नंबर पे यूसुफ रज़ा गिलानी जिनका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। ये 4 साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली के थे जिन्होंने बैक वक्त 16वीं कौमी असम्बली में हल्फ उठाया है। साबिक़ सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने भी नौ मुंतखब कौमी असम्बली में हल्फ उठाया जो इससे कबल भी सदर रह चुके हैं और मौजूदा सदर भी पाकिस्तान के हैं। आसिफ अली ज़रदारी के साथ इनके बेटे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी जो रुकनीत है कौमी असम्बली का इसका दोनों बाप बेटा ने एक मरतबा फिर यानी दूसरी मरतबा जो है वो हल्फ उठाया। अभी जो मौजूदा कौमी असम्बली है इसमें सरदार फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी के बेटे सरदार अवैस अहमद ख़ान लगारी एक मरतबा फिर कौमी असम्बली के जो हैं वो रुकन बने। 2002 में सरदार फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी और इनके बेटे अवैस ख़ान लगारी एक ही वक्त में रुकन कौमी असम्बली बने थे और इनको ये एजाज़ 2002 की कौमी असम्बली में हासिल हुआ था। इसके बाद अगर बात करता चलूँ तो जो आर्मी चीफ़ रह चुके हैं और सदर भी रह चुके हैं जनरल ज़ियाउल हक, इनके बेटे इजाज़ुल हक एक मरतबा फिर कौमी असम्बली का हिस्सा बनने में कामयाब हुए। इसके बाद जी दादा के पोतों की बात करते चलें। दादा की पोती तो पाकिस्तान में बड़ी मशहूर हुई थी कि जो खिदमत करने आई थी और खिदमत का उन्हें मौका नहीं दिया गया पाकिस्तानी अवाम से और वो मायूस होकर फिर अब वापस अपना सेमेस्टर कंप्लीट करने के लिए बैरून मुल्क जा चुकी हैं। तो दादा के पोतों में जी जो नाम आता है जो साबिक सदर के पोते हैं इस वक्त पहले नंबर पे तो हैं उमर अयूब खान जो साबिक सदर सदर अयूब खान के पोते हैं। इसके बाद सदर फारूक लगारी के पोते अम्मार खान लगारी। इसके बाद जस्टिस रिटायर रफ़ीक तारड़ के पोते अता तारड़। ये 3 साबिक सदूर के जो पोते हैं इन्होंने भी बैक वक्त रुकने कौमी असम्बली का हल्फ उठाया। इसके साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बच्चों की बात की जाए तो 3 ऐसे वज़ीर-ए-आज़म हैं जिनके बच्चे नई कौमी असम्बली के रुकन हैं। इनमें शुजात हुसैन, यूसुफ रज़ा गिलानी और शहबाज शरीफ के बच्चे शामिल हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी और शहबाज शरीफ के बच्चे इनके साथ ही रुकन कौमी असम्बली का हिस्सा बने। यूसुफ रज़ा गिलानी के 2 बेटे अब्दुल कादिर गिलानी और अली मूसा गिलानी के अलावा शहबाज शरीफ के जो बेटे हैं हमज़ा शहबाज उन्होंने भी इस कौमी असम्बली में अपना हल्फ उठाया।
سابق وزیراعظم چودھری شجاعت حسین کے بیٹے صالح حسین اس میں شامل ہیں۔ صالح حسین نے اپنی پھوپھی اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی کو شکست دے کر رکن قومی اسمبلی کی جو یہ نشست تھی یہ جیتی تھی۔ پنجاب کے دو سابق گورنر نے بھی قومی اسمبلی کے رکن کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ ان میں میاں محمد اظہر اور سردار لطیف خان کھوسہ شامل ہیں۔ دونوں سابق گورنر نے پنجاب کے صوبہ دارالحکومت لاہور سے انتخاب میں حصہ لیا اور کامیاب رہے۔ قومی اسمبلی میں پہلی مرتبہ ایک ہی وقت میں لاہور ہائی کورٹ کے دو سابق ججز کے داماد بھی رکن قومی اسمبلی کا حصہ بنے۔ دونوں اراکین دو مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے سردار ایاز صادق سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس سردار اقبال کے داماد ہیں، جبکہ استحکام پارٹی کے عبدالعلیم خان جن کے سسر ریٹائرڈ راجہ صابر تھے۔ ماضی میں علیم خان اور سردار ایاز صادق ایک دوسرے کے مد مقابل بھی انتخابات جو ہیں وہ لڑ چکے ہیں، جبکہ سردار ایاز صادق اس سے پہلے رکن قومی اسمبلی رہ چکے ہیں، جنہوں نے تیسری مرتبہ اسپیکر قومی اسمبلی کا حلف اٹھایا۔ اس سے قبل معراج خالد دو مرتبہ اسپیکر قومی اسمبلی رہ چکے ہیں۔ مزید بات کرتے چلیں تو سابق وزیر خارجہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی بھی 9 منتخب قومی اسمبلی کے رکن ہیں۔ ان کے والد سائفر کیس میں سزا کی وجہ سے انتخابات نہیں لڑ سکے۔ البتہ زین قریشی اور ان کی جو بہن ہے مہربانو قریشی، انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا، جبکہ دونوں میں سے صرف ایک یعنی زین قریشی جو انتخابات 2024 سے اس کے بعد قومی اسمبلی کے رکن بن سکے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز بھی رکن قومی اسمبلی کا حلف اٹھانے والوں میں شامل ہیں۔ ان کے والد شہباز شریف اور ان کے تایا نواز شریف بھی وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں۔ ملکی سیاست میں ایک اور معروف نام اور دو مختلف جماعتوں سے جسٹس پارٹی اور تحریک استقلال پارٹی کے بانی رکن ایئر مارشل اصغر خان کے بیٹے علی اصغر خان بھی رکن قومی اسمبلی کا حصہ لینے والوں میں شامل ہیں۔ تو یہ چند دلچسپ حقائق تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے کہ کس طرح یہ خاندان کے خاندان پاکستان میں راج کرتے رہے۔ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی عوام کی جو ووٹ ہے، پاکستان کی عوام کے جو احساسات ہیں، ان لوگوں کے لیے شاید معنی نہیں رکھتے۔ ان کے لیے جو معنی رکھتی ہے وہ ایک چیز ہے کہ کس طرح ان کو ہمیشہ سیاست میں آنے کا موقع ملے، اعزازات حاصل کرنے کا موقع ملے، اسٹیبلشمنٹ کے ہمیشہ یہ چاہنے والے رہیں، اور ہمیشہ سے پاکستان کی عوام کے اوپر جس طرح انہوں نے حکمرانی کی ہے، پاکستان کی عوام کے اوپر اگر بہتر طریقے سے حکمرانی کرتے تو شاید آج پاکستان اس مشکل کا شکار نہ ہوتا جس مشکل میں پاکستان اس وقت موجود ہے۔ 16 ماہ کی حکومت کے بعد ایک مرتبہ پھر ایسی مکس حکومت اور ایک ایسی مکس کھچڑی بنا دی گئی ہے کہ جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ فیصلے کیے جاتے ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے، وزیر اعظم کی جانب سے، اور پھر جو پیپلز پارٹی اس کے اوپر راضی نہیں ہوتی تو وہ فیصلے ریورس ہو جاتے ہیں۔ یہ اب آئندہ کب تک یہ ایسا چلتا رہے گا؟ پاکستان کتنا اس چیز سے سفر کرتا رہے گا، اس حکومت سے سفر کرتا رہے گا، خصوصاً ڈیموکریسی سے سفر کرتا رہے گا، یہ جو جمہوریت ہے اس سے سفر کرتا رہے گا۔ جمہوریت تو ایک عام عوام کو، ایک عام جو بندہ ہوتا ہے اس کو اس کا حق دینے کا نام ہے، پر پاکستان میں شاید جمہوریت یہ جو اعلیٰ سطح کے لوگ ہوتے ہیں جن کے رابطے اسٹیبلشمنٹ سے بہتر ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کو نوازنے کا نام جمہوریت ہے۔ مزید بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایسے دلچسپ حقائق اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔